A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, एनएड एंड टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपको पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब ये जो कमीशन है शेड्यूल कास्ट के ऊपर, अब आपको सवाल ये आएगा कि ये है क्या और ये काम क्या करती है और ये कहाँ मेंशन है। देखिए, शेड्यूल कास्ट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर और ये एक सैचुरेटेड बॉडी भी है। अब इन दोनों का शब्द का मतलब क्या है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब होता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है ना, उसके अंदर इसका बारे में बात की गई है। अब बात कहां करी गई है? वो गई है एक आर्टिकल के अंदर। कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 338। और ये सैचुरेटेड बॉडी भी है। सैचुरेटेड बॉडी मतलब जब इसको लाया गया था तो इसे पार्लियामेंट से पास करा गया था। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके साथ आपको छोटी सी एक बात याद रखनी है कि कौन कौन सी और सैचुरेटेड बॉडी है। वो है वुमेन, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, पहले जो ये कमीशन है नेशनल कमीशन ऑफ एससी, इसको इस नाम से नहीं जाना जाता था, इससे जाना जाता था कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब भी इसमें इंक्लूडेड थे। और इसके ऊपर एक स्पेशल ऑफिसर को बिठाया जाता था। अब स्पेशल ऑफिसर का काम ये था कि जो एससी और एसटी है इनको सेफगार्ड करना, उनकी जरूरतों को समझना। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। फिर ये क्या करता था स्पेशल ऑफिसर? इसकी रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट के पास जाता था और फिर बाद में जो पोस्ट थी, जो स्पेशल ऑफिसर है, उसको टर्न चेंज कर दिया कमिश्नर के अंदर। फिर 1978 में क्या करा, एक रेजोल्यूशन लेकर आया। कौन लेकर आया? हमारी जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, वो लेकर आया कि इसमें खाली एक कमिश्नर नहीं होगा, एक मल्टी मेंबर बॉडी भी होगी। तो अब क्या हो गया, एक कमिश्नर है और एक मल्टी मेंबर बॉडी भी है। अब 1987 में क्या होता है कि इसका नामकरण चेंज हो जाता है। अभी तक थी ये कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, अब हो गई है नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। और इसके साथ कुछ फंक्शंस में भी अपडेट कर देते हैं। वो फंक्शंस हम आगे देखेंगे। फिर 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या होता है कि ये जो सारी बातें हैं एससी एसटी के रिगार्डिंग, जो हमने अभी कमिश्नर बनाया, मेंबर्स हाइड किए, ये सब अब पार्लियामेंट से लेके पास कर दिया। अब ये कब पास हुआ? ये हुआ 1990 में। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर 1990 में इसको सैचुरेटेड बॉडी बना दिया गया। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी अब सैचुरेटेड बॉडी बन गई। अब यहां से अगर हम आगे चलें, अब इसकी कहानी में क्या है कि 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 में। हमारी सरकार को एहसास होता है कि जो हमने भी पूरी एक नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी बना दी है ना, ये इतना फायदेमंद नहीं है, इसको तोड़ो, क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो रखा है। एक बना दो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और दूसरी बना दो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में बात की गई आर्टिकल 338 में और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात की गई आर्टिकल 338 ए में। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो 2003 में अमेंडमेंट तो आ गया, पर ये जो स्टैब्लिशमेंट हुआ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का वो हुआ 2004 में। अब इसकी हायरार्की कैसे है? इसमें सबसे पहले एक पोस्ट है चेयरमैन की, उसके नीचे वाइस चेयरमैन और उसके नीचे 3 मेंबर। अब इनको जो अपॉइंट करने का काम है वो है प्रेसिडेंट का, और इनकी सर्विस और टेन्योर भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। अब आते हैं फंक्शन ऑफ कमीशन के बारे में। देखिए, फंक्शन ऑफ कमीशन का क्या होता है कि इन्वेस्टिगेट करे, मॉनिटर करे रिगार्डिंग सेफगार्ड ऑफ एससी, उनकी सेफ्टी के बारे में। उसके बाद उनकी राइट की हानि तो नहीं हो रही। उसके बाद इस बात का ध्यान रखना कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे। और यहां से फिर आगे चलते हुए इस बात की कंटिन्यूस मॉनिटर करना कि प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट एससी का हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये सारी चीजों की जो रिपोर्ट है कमीशन बना के देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट रखता है पार्लियामेंट के सामने। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी होनी चाहिए तो गवर्नर को भेजता है एंड गवर्नर देन उसको स्टेट की असेंबली के सामने रखता है। बात करते हैं पावर ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में। ये सिविल कोर्ट की तरह काम करता है और ये किसी भी क्रिमिनल मैटर्स को नहीं देख सकता। अब सिविल कोर्ट के पास ताकत क्या क्या होती है आपको याद होगा। तो वो होती है किसी भी इंसान को अपने कोर्ट में बुला सकता है। उसके बाद कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड किसी भी ऑफिस या किसी भी कोर्ट में उसे वो मंगा सकता है और किसी भी विटनेस को एग्जामिन कर सकता है या किसी भी डॉक्यूमेंट को भी एग्जामिन कर सकता है। अगर मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें कुछ काम देते हैं रिगार्डिंग एससी, तो उन्हें वो काम करना होगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनानी चाह रही है तो पहले उन्हें नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से बात करनी होगी। इसके साथ उन पे ये भी ताकत है कि वो कोई भी लीगल मैटर आता है रिगार्डिंग ओबीसी एंड एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जो अंग्रेज हिंदुस्तान में ही रह गए थे, उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। उनके मैटर्स को भी नेशनल कमीशन ऑफ एससी ही देखेगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई।
अब जरा कहानी का थोड़ा क्रक्स समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। आर्टिकल 338 के अंदर सबसे पहले नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आया, करेक्ट। फिर 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2003 में आया, उसमें बात कह दी गई कि दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद इसकी पावर में एक बात और डिफाइन की गई, जो एंग्लो इंडियन और ओबीसी हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब इसके अंदर आएंगे। यहां तक की बात आपको सारी समझ में आ गई होगी पूरी कहानी फॉर्मेट में। अब जरा हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ पावर रिगार्डिंग द एससी कमीशन। तो वो है आर्टिकल 338, अभी डिस्कस किया है। अगला है हु इज द करंट चेयरमैन एंड नेशनल कमीशन फॉर एससी। इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा, जहां से मैंने लिया है वहां पर पुराना लिखा हुआ है पी पुलनिया। तो आपका काम है कि जो रिसेंट है उसके बारे में आप मुझे बताएं। अगला है नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो वो है आंसर ए, 1989 एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म बाय द नेशनल कमीशन फॉर एससी। इनके में से कौन सा फंक्शन है नेशनल कमीशन ऑफ एससी का। तो पहला ऑप्शन है ए, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर रेफरिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग जो भी सेफगार्ड करने का काम हो वो ये देखेगा। अगला है टू इंक्वायर इनटू अ स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ राइट ऑफ सेफगार्ड ऑफ शेड्यूल कास्ट, कि जो भी कंप्लेंट्स आएंगी रिगार्डिंग उनकी राइट्स के तो उसको भी वो देखेगा। लास्ट है फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्ट लाइक पीसीआर एक्ट 1955 एंड एससी एंड एसटी इन 1989, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका काम है डी ऑल ऑफ द अबव, ये सारे काम को ही देखेगा। आपके लिए ये लाइन नहीं है तो उसको याद कर लें कि पीसीआर एक्ट एंड 1959 एंड एससी एसटी और पीओए एक्ट 89 को भी देखेगा। इस लाइन को आप याद कर लें। आगे चलें। Which constitution amendment has the provision for revision of seats for SC ST in public service and legislature until 2020? तो इसका आंसर है बी, 1950। ओ सॉरी 95th अमेंडमेंट, 1950 बोल गया था मैं, यहां पर है 95th अमेंडमेंट। ये होता है वीडियो का एंड। सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज या 10,000 एमसीक्यू जनरल स्टडीज बुक के द्वारा। इन दोनों बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके साथ ये जो किताब है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, ये भी काफी अच्छी है, ये भी एमसीक्यू ही देती है आपको सभी एग्जाम्स के। सो आप इसे भी रेफर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी किताब है, मैं खुद यूज करता हूं इसे। और ये होता है वीडियो का एंड। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद। और मेरे लिए कोई मैसेज हो तो हैशटैग वाशने करके आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन इट। जय हिंद, बाय बाय, टेक